नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने से 15 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। सभी मृतकों की उम्र 20 से लेकर 24 साल के बीच बताई जा रही है। हालांकि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं कई घायल बच्चों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और वहीं सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अपने अलीगढ़ के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और मौके पर घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। और इसके बाद वे ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य की भी उनकी जानकारी ली। मौके पर डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, उप मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे अपने परिवार के बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, इनको केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन सिंह हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट इस वक्त इस घटना को लेकर? देखिए, अभी तक जो अपडेट आया उसमें बताया गया कि करीब 15 छात्र जो हैं उनकी जान गई है इस पूरे अग्निकांड में और 6 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो घायल हैं और उनका जो इलाज है वो इस वक्त ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले खुद वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की और जो मृतक पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात करी है। फिलहाल इस इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये कहीं ना कहीं पूरी कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसमें एक फ्लोर पर गेमिंग जोन था, एक पर कंप्यूटर सेंटर भी था। वहां पर कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए जो ग्राफिक और दूसरे जो चीजें थी वो सिखाई जाती थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक कोचिंग सेंटर भी था और सबसे नीचे एक पेट क्लिनिक था जहां पर कुछ जानवर भी मौजूद थे जब ये आग लगी है। और आग लगने के बाद जो छात्र थे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई भी दूसरा दरवाजा नहीं था, न छत थी, छत पर भी बंद था, तो उस दौरान उन छात्रों ने बिल्डिंग से कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश की। ऐसे में कई सारे ऐसे जो छात्र हैं वो घायल भी हुए हैं और 15 ऐसे जो छात्र हैं जिनकी जान जो है वो दम घुटने की वजह से गई है। ये इमारत कहीं ना कहीं किस तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी का एनओसी भी उनके पास है और दूसरे जो एनओसी मिलते हैं वो भी उनके पास हैं। उसके बाद ये इमारत बनी और उसमें इस तरह की घटना हुई और घटना के दौरान देखने को साफ तौर पर मिला कि जब आग लगी है तो उस दौरान आग को बुझाने का कोई भी उपकरण उस बिल्डिंग में नहीं था, कोई भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि आसानी से लोग वहां से निकल पाए, कोई भी दूसरा दरवाजा नहीं था। तो किस तरीके से ये बिल्डिंग राजधानी लखनऊ के बीचों बीच चल रही थी, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि जो तय सुरक्षा मानक है उन पर भी जो है ये खड़े नहीं उतरते हैं और इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। अभी तक अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर भी बताया जा रहा है वो पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे, अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या तैयारियां, क्या कुछ एक्शन ले जाने की बात कही जा रही है? मुख्यमंत्री नाराज हैं इस पूरी घटना के बाद और जैसे ही वो ट्रॉमा सेंटर से अपने आवास पहुंचे उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को लताड़ा भी है और ये कहा है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, किसकी लापरवाही है ये तय होनी चाहिए। फिलहाल मुआवजे का ऐलान हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए और केंद्र सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए मृतक के परिवार को और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की राहत राशि जो है वो दी जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है अधिकारियों से कि इस पूरी घटना पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी राजधानी लखनऊ में इमारतों का मॉक ड्रिल चल रहा था जहां पर चेक किया जा रहा था कि वहां पर अगर आग लगती है तो आग बुझने के फायर सेफ्टी के जो
इक्विपमेंट से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऊंची इमारतों में पानी है या नहीं है, सारी चीजें चेक करी जा रही थी। और उसके कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद एक इतना बड़ा हादसा राजधानी लखनऊ में होता है और 15 बच्चों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है। तो ये अपने में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मॉक ड्रिल्स चल रही थी, जब जांचें चल रही थी, तो ये अधिकारी क्या कर रहे थे। और इन सारी चीजों को लेकर के सीएम जो है वो खासा नाराज हैं। और इस वक्त नितिन, अगर हम बात करें, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई, बच्चे तार से लटक कर बाहर भागते हुए नजर आए, कुछ कूदकर रेलिंग से जो है गिरते हुए नजर आए, मतलब ये वाकया कहीं ना कहीं बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला है। जिस तरीके से अब देखिए मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, घायलों की संख्या भी कहीं ना कहीं वही है। अब ऐसे में देखिए सवाल यही हो जाता है कि जिन माता पिता के बच्चे गए हैं उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, आप कितने भी मुआवजे का ऐलान करें। सवाल यही हो जाता है कि जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, वहां क्यों कमी रह जाती है बार बार। अब ऐसे में जो इमारत के मालिक है, जो कोचिंग संचालक है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कोचिंग संचालक या इमारत के मालिक अभी कोई भी सामने नहीं आया है और अब उनकी भी ढूंढाई जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। और इमारत के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि जो इमारत कमर्शियल प्लेसेस जो बनाए जाते हैं वहां पर जो सेफ्टी मेजरमेंट अपनाए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां से इस इमारत की जो बाउंड्री है वो शुरू होती है, उस बाउंड्री से ही बिल्कुल सटा हुआ जीने का स्टेप जो है वो शुरू हो जाता है। जबकि जो नॉर्म्स कहते हैं कि बाउंड्री से लेकर के 10 फीट तक की एक जगह होनी चाहिए, एक रैंप होना चाहिए 10 फीट तक का, उसके बाद बिल्डिंग का जो बाकी का जो हिस्सा है वो शुरू होना चाहिए, लेकिन वो भी इसमें नहीं था। दूसरी चीज, ये जो इमारत बनी है वो दूसरी इमारत से बिल्कुल चिपकी हुई है, बिल्कुल सटी हुई है, जबकि 3 मीटर की एक जगह होनी चाहिए इमारतों के बीच में, वो भी यहाँ पर नहीं थी। तो ये दूसरी चीज। और इसके अलावा जो वहाँ पे आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इमारत का जो छत का जो दरवाजा था वो भी बंद था। अगर आग लगी, और जो लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद अगर छत का दरवाजा खुला होता तो शायद लोग छतों की तरफ भाग जाते हैं और आसपास की जो दूसरी इमारतें जो हैं उस पर भी छलांग मार करके जा सकते थे, तो काफी लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन क्योंकि छत का दरवाजा भी बंद था तो लोग छतों पर भी नहीं जा पाए, छात्र छत पर भी नहीं जा पाए। ऐसे में जो एक तार लटक रहा था बिल्डिंग से सटा हुआ, उस तार के सहारे कुछ छात्रों ने कूद करके अपनी जान बचाई। उसमें भी एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके पेट में सरिया जो है वो धस गई है। तो इस तरह की जो घटना है ये अपने में दुखदाई है और बड़े पैमाने पर जो जीवन हानि हुई है, जो छात्र और उनके परिवार वाले जो ये सोच रहे थे कि उनके बच्चे जो हैं घर के, वो आज भविष्य बना रहे हैं अपना, लेकिन जिस तरह से आज उनकी जान गई है ये अपने में काफी दुखद है। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार और अधिकारियों का जवाबदेही कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी अब उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे, डिप्टी सीएम की बात करें वो भी पहुंचे। हालांकि अभी भी जो मौत के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं, घायलों को जल्द से जल्द और उचित जो इलाज है वो देने की बात कही जा रही है और इसी के साथ साथ अब इसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। और दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम से भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए चीन रवाना होगी है। रवाना होने से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों का जोश और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। हैंडबॉल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबिकेश्वर पांडे ने कहा कि टीम को तैयारी के लिए कम समय मिला, लेकिन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ खुद को तैयार किया है। और वहीं अलग अलग राज्यों से आई खिलाड़ियों ने भरोसा जताया कि कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के दम पर वे विश्व चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करेंगी। वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि आज हमारी टीम जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 20 में सेकेंड टाइम क्वालिफाई की है और ऐसी परिस्थिति में क्वालिफाई की है कि सेकेंड टाइम की, जबकि टीम 2021 से हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, न कैंप मिल रहा है, न कुछ वो मिल रहा है, न किसी तरह का ऐड मिल रहा है, न वो भी हो रहा है किसी तरह से। अब जैसे भी तब से ही बंद है। पहले जब गई थी तो गवर्नमेंट के सपोर्ट थे, कैंप मिलते थे, कैंप लगते थे, जाते थे। हालांकि इस बार भी ये निर्णय हुआ था कि साई ने ये कहा था कि आपके एसोसिएशन को हम नहीं देंगे, प्लेयर्स को हम भेजेंगे। और एशियन चैम्पियनशिप में इसी टीम को साई ने कैंप लगाया था और अपने खर्चे पर भेजा था, जिसमें क्वालिफाई की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने के लिए।
भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम जो है वो विश्व चैंपियनशिप के लिए रवाना होने जा रही है और उससे पहले ही अगर हम बात करें तो कर्नल सिंह स्टेडियम में इसका कार्यक्रम रखा गया, जहां पर जो खिलाड़ी हैं, जो यहां से खिलाड़ी जाने वाले हैं, वहां पर उनको यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां देने के लिए उनको बुलाया गया। रिधिमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कब जा रहे हैं आप? आज हमारी फ़्लाइट है। आज आपकी फ्लाइट है? हाँ जी। आप टीम की टीम लीडर हैं, कितनी तैयार है आपकी टीम? हमारी टीम पूरी तैयार है, हम पूरी फाइट करेंगे, वहाँ से अच्छा खेल के आएंगे। अगर हम बात करें आपके कोच की, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और तमाम जो आशाएं हैं वो इस वक्त आप लोगों पर टिकी हुई हैं। अगर हम तैयारी की बात करें तो कितने समय से आप तैयार जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं और आपको कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेकर ही हम जाते हैं और वहाँ पर, और हमें यही लगता है हमेशा, हर एक टीम ये सोच कर जाती है कि हम जीत करके आएंगे। तो कितनी आशाएं हैं? हमें पूरी आशा है, हम 100% दे के आएंगे अपनी टीम में और सब अच्छा खेलेंगे। और हमारे सर ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई है इस चीज़ के लिए, हमें छोटी छोटी चीज़ सिखाई है, डिफेंस से लेकर अटैक तक। तो हम अपने सर की आशा को पूरा अच्छा करेंगे और अच्छा खेल के आएंगे, वहाँ पे पूरा देंगे, 100 देंगे सारी टीम में, तो अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा टीम का। भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम आज चैंपियनशिप के लिए रवाना होने जा रही है और इससे पहले अगर हम बात करें तो कर्नल सिंह स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है, इसमें सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। सभी जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर भव्यपूर्ण तरीके से विदाई देने के लिए हमारे साथ हैंडबॉल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अंबिकेश्वर पांडे जी। किस तरीके की अगर हम बात करें मेहनत, तो खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना कुछ जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर हम बात करें तो कितना टीम इस बार तैयार है? देखिए, जहाँ तक बात है, हैंडबॉल एक बहुत टफ खेल है और ओलंपिक की बेस्ट 10 डिसिप्लिन में आता है। 10 जो खेल होते हैं उसके अंतर्गत एक आता है और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, सबसे ज़्यादा इंडोरेंस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है। और इन सब के बावजूद भी अभी कुछ विवादों के कारण 2021 से हमारे जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती थी वो अभी बंद है। फिर भी हमारे बच्चों ने एशिया में क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई के आधार पर इसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रवेश मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टीम गेम में देखें तो शायद एक गिने चुने गेम ही आते हैं जो टॉप 24 के रैंक में आते हैं, जो प्रतिभाग करते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ शालू चौहान, TNP न्यूज़, दिल्ली। बिहार के सीतामढ़ी में भरत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर में मौत के विरोध में सवर्ण समाज ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च गांधी मैदान कॉलेज परिसर से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह चौक तक पहुंचा। इसमें कई सामाजिक संगठनों और युवाओं ने हिस्सा लिया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मार्च में शामिल लोगों ने CBI या न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अपील की। बिहार के भागलपुर के कामराय रामपुर के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर लड़के का स्टेटस लगाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद भाग रहे 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। ये लड़की का मैटर थे, वो इंस्टाग्राम लगाए थे, उसी का विवाद था। आए गोली लेके, इसको गाड़ी धमकी दिया, बस इसमें घुसा के बस देखा गोली मार दिया। बस छानबीन आदमी गांव वाला सब देख लिया, उसके बचाने फिर में वो सब वहां से भाग गया। कुछ लोग पकड़ाए हैं, 2 वो पकड़ के साथ वहाँ सुल्तानगंज में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान बिहार के समस्तीपुर का कुख्यात अपराधी लल्लन सिंह उर्फ ललन सिंह मारा गया। लल्लन सिंह पर 2 दरोगा, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड से 7 लोगों की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में लल्लन सिंह घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। लड़का था, उनका एनकाउंटर हो गया यूपी में।
अच्छा, हम लोगों को कोई पता नहीं। अभी सूचना मिला है थाना से? न को हम अभी बहुत थाना सूचना दिए। कब आए थे ललन सिंह यहाँ पे? यहाँ न आता है सर, कोई मतलब नहीं। आप लोग से कोई मतलब नहीं? ना कोई देखने वाला नहीं। दोनों विकलांग हैं, इसको भी मारे हुए, हमको भी एगो गोड़ एगो हाथ विकलांग है। गया जी पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 14 एटीएम कार्ड, 22 सिम कार्ड, एक चेकबुक और एक पासबुक, एक मोबाइल और 34,000 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग म्योर खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर करते थे। साहिबगंज के सीधो कान्हू सभागार में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में नई जिला कमेटी का गठन किया गया। चंदन सिंह को जिलाध्यक्ष चुना गया, जबकि रब नवाज आलम को महासचिव बनाया गया है। बैठक में पत्रकारों की एकजुटता, सुरक्षा और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया। आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो लोग बैठक हुआ, सदस्यता अभियान चला, बहुत से बातों पर निर्णय हुआ और जिला कमेटी का गठन किया गया, जो निर्विरोध और सर्वसम्मति से हमारे संगठन का चुनाव होता है उसी तरह से चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह और महासचिव में आलम अमित और कोषाध्यक्ष में अमित कुमार को चुना गया। इसके अलावा कार्यकारिणी के भी सदस्य चुने गए, सचिव भी बनाए गए, उपाध्यक्ष भी चुने गए और कार्यकारिणी की बैठक पूरी गहमा गहमी के बीच हुआ और सभी काफी संख्या में सदस्यों की उपस्थिति भी रही। श्रमजीवी पत्रकार संघ बीएसपीएस के झारखंड इकाई, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साहिबगंज जिले के पत्रकारों की अहम बैठक सीधो कान्हू सभागार में हुई, जहाँ की प्रदेश कमेटी द्वारा बतौर जो प्रभारी के रूप में शौकत खान जी को इसके लिए नियुक्त किया गया था। उनकी उपस्थिति में यहाँ बैठक हुई, जहाँ सदस्यता अभियान, पत्रकारों की समस्या, प्रखंड कमेटी, उनका सम्मान सहित और मुद्दे पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें भारी संख्या में जिले भर के सभी प्रखंडों से पत्रकारों की उपस्थिति थी। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।